बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, तेहरान की गलियों में शोर और एहतजाज की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन इस हलचल के पसे पर्दा एक पुराना खेल भी चल रहा है और वो अमेरिका और इजराइल का गठजोड़ है, जो दहाइयों से ईरान की सियासत और अंदरूनी हालात पर असरअंदाज हो रहा है। 60 की दिहाई में ईरान के जमहूरी तौर पर मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक को इक़्तिदार से हटाने और रज़ा शाह पहलवी के इक़्तिदार को मुस्तहकम करने और फिर ईरान के इस्लामी इनकलाब को नाकाम बनाने की कोशिशों तक अमेरिका का ईरान की सियासत में अमल दखल गैर मामूली तौर पर नुमाया रहा। और अब अमेरिका ईरान में अपना ये असर रसूख फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई ने मुजाहिरों के हवाले से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए खबरदार किया कि इस्लामी जमहूरिया तखरीबकारों के सामने नहीं झुकेगी। उन्होंने कहा कि हालिया वाकयात का मकसद अमेरिका को खुश करना है और ये मुजाहिरे मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश है। आयतुल्लाह अली खामनाई ने जोर दिया कि हुकूमत अवामी एहतजाज को जायज तस्लीम करती है, मगर फसाद और तखरीबकारी के लिए किसी किस्म की गुंजाइश नहीं। कुछ हल्कों का ख्याल है कि मगरबी मीडिया मुजाहिरों की शिद्दत बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि सोशल मीडिया पर AI के जरिए बनाई गई तस्वीर और मनाजिर फैलाए जा रहे हैं ताकि मुजाहिरों का हजम और शिद्दत बढ़ाकर दिखाई जा सके, और इजराइल इन सरगर्मियों की पुष्टपनाही कर रहा है। गुज़श्ता साल ईरान और इजराइल के दरमियान झड़पों ने सूरत हाल में मजीद पेचीदगी पैदा कर दी थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया, जिससे यह जाहिर हुआ कि ईरान में किसी भी बड़ी तब्दीली के लिए बैरूनी मुदाखलत जरूरी होगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं जितना बज़ाहिर दिखाई देता है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह वाज़ेह किया है कि मुजाहिरों में शामिल तकरीबकार इजरायली रहनुमाई में सरगर्म है और हुकूमत उनसे निमटने के लिए अपने इदारों को मुतहर्रिक कर रही है। ईरानी फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवामी एहतजाज और फसादी अनासिर में फर्क रखने के लिए मुतहर्रिक है, जिसके बायस बड़ी तबाही से बचाव मुमकिन रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के मुजाहिरों के हवाले से एक से ज्यादा बयानात जारी किए, जिसमें उन्होंने सख्त कार्रवाई की धमकी दी। ट्रंप ने अपने एक हालिया बयान में कहा कि ईरान की हुकूमत बड़ी मुसीबत में है, उन्होंने अगर अपने शहरियों को मारा तो हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी जानिब ईरान में मौजूद हुकूमत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो हजारों साल की कुर्बानियों के बाद कायम होने वाले निजाम के तहफ्फुज़ के लिए किसी भी साजिश के सामने नहीं झुकेगी। मुल्क में जारी मुजाहिरों और अमरीकी धमकियों के बावजूद ईरान अपने दाखिली मसाइल को खुद हल करने का ख्वाह है और खारजी दबाव के बावजूद मुल्क में बड़े पैमाने पर हुकूमत की तब्दीली का इम्कान फिलहाल महदूद दिखाई देता है। इस पूरे मंजरनामे से यह वाज़ेह होता है कि ईरान की मौजूदा दाखिली हालात को आलमी मंजरनामे से अलग करके देखना मुमकिन है कि नहीं। इसी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने। शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और माहिर बैनुल अक़वामी अमूर जावेद राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, मैं आपका भी मशकूर हूँ। सबसे पहले फैसल शाह साहब आपकी तरफ आऊँगा। अगर देखा जाए ईरान के अंदरूनी मसाइल के हवाले से कहा यह जाता है कि 20 शहरों के अंदर एहतजाज जारी है और उस एहतजाज का कला कमा करने के लिए उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी झड़पें हो रही हैं। दूसरी तरफ कुछ मनाजिर कल के ये भी थे जो बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं हुए कि आयतुल्लाह अली खामनाई के हक के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने रैलीज निकाली हैं, जिसको मगरबी मीडिया ने कवरेज नहीं दी। तो अंदरूनी मामलात को क्या आप बैरूनी मुदाखलत भी समझते हैं या कुली तौर पर ईरान का अंदरूनी मसला? शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखें, एक मुश्किल जिंदगी तो गुजार रहे हैं ईरानी और काफी अरसे से गुजार रहे हैं, और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ये वो मुल्क है जिसने कई दिहाइयों की सैंक्शंस के बावजूद बड़ी तरक्की की है। मैं खुद ईरान में रहा हूं और मुझे वहाँ के हालात पता है। जो उनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, जो उनकी कुव्वत है इकोनॉमिक हिसाब से, माशी हिसाब से, वो कई उन मुल्कों से बेहतर है जो कि सैंक्शंस में नहीं है। तो ईरानी बहुत मेहनती लोग हैं, मेहनती कौम है और मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये जो इस वक्त शोरिश हो रही है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे याद आ रहा है कि तकरीबन 47 साल पहले भी जो रेवोल्यूशन आया था उसमें शुरू में ये एक माशी प्रोटेस्ट ही था, वो भी, और माशी रेवोल्यूशन था जिसको फिर एक आइडियोलॉजिकल टर्न दिया गया और फिर उसके नतीजे में जो वहाँ की बादशाहत थी वो खत्म हुई। तो ये इस वक्त भी एक माशी रेवोल्यूशन है और लोगों के जायज मुतालबात है जिसको ईरानी हुकूमत ने तस्लीम किया है। लेकिन इसके अंदर जो शरपसंद अनासिर हैं जो कि तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ईरानी हुकूमत कहती है कि हम उनसे बात नहीं करेंगे। पॉजिटिव साइन क्या है?
देखिए, पॉजिटिव साइन ये है कि इसके बावजूद कि ये शोरिश तकरीबन पूरे मुल्क में फैल चुकी है, कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं है हुकूमत में, कोई डिफेक्शन नहीं है हुकूमत में, कोई अलग ग्रुप कायम नहीं हुआ है, कोई पुलिस फौज में किसी किस्म की कोई डिफेक्शन नहीं है, जबकि जो 47 साल पहले रेवोल्यूशन था उसमें इस किस्म की डिफेक्शंस हो गई थी और उसके बाद फिर हुकूमत मजबूर हो गई थी, बादशाहत मजबूर हो गई थी मुल्क की बागडोर छोड़ने के लिए। सही। तो अभी तक जो हुकूमत है वो कायम है, अपनी जगह पे मजबूत है और वो मुकाबला कर रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका, वो लोगों से बातचीत करने को भी तैयार है, वो लोगों को समझा भी रहे हैं। और आप ये देखिए कि उन्होंने सारा निज़ाम हुकूमत चल रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त भी लिखा है कि जी जो बैरूनी मुदाखलत है उसको रोका जाए, क्योंकि बैरूनी मुदाखलत ना सिर्फ ये कि जो नहीं नज़र आने वाली है वो है, बल्कि नज़र भी आ रही है हमें, जिस तरह की स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ जगहों से आ रही हैं, यूएस से आ रही हैं, इसराइल से आ रही हैं, और जिस तरह का सोशल मीडिया पे कंटेंट चलाया जा रहा है जो कि उसके बिल्कुल बरक्स है जो कुछ वहां पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, यूएस ईरान पे हमला करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि जो लीडरशिप है उनकी तरफ से कोई ऐसे साइंस नहीं है तीनों तरफ से। मैं शाह साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। जो आपने मंजरनामा बयान किया है और आपने 47 ईयर्स जो पहले का मंजरनामा था उसका भी हवाला दिया, मैं इस पे स्टांस राना साहब का भी ले लूँ। राना साहब, अब मौजूदा मंजरनामे में 47 साल पहले का होने वाला एहतजाज और अब का एहतजाज, उसमें ज़मीनी हकायक किस हद तक मुख्तलिफ हैं और उसको ट्रीट करने का जो अंदाज ईरानी हुकूमत का है, क्या वो बजा है? देखिए, जो उनके मैशे की प्रॉब्लम है वो तो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ईरान के ऊपर मगरब ने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई हुई हैं, उनको बिल्कुल एक इकोनॉमिकली एक चौक किया हुआ है। आई थिंक दैट इज़ द वन ऑफ द लीडिंग रीज़न। और बाकी बात यह कि मज़ारे इस किस्म के पहले भी होते रहे हैं, हमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको देखने की ज़रूरत है। देखिए, कोई भी फौज हो, अगर वो आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग है और किसी आइडियोलॉजी के पीछे है, आप उस पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्या आइडियोलॉजी है, लेकिन वो स्ट्रांग होगी, उनके अंदर डिफेक्शंस नहीं होगी इस वक्त तक। और मेरे ख्याल में जो पहले भी ईरान की इसराइल के साथ जंग हुई है, जो उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, दे आर इंटैक्ट, उनके अंदर कोई डिफेक्शन नहीं और ना डिफेक्शन होने वाली है। और इन मज़ारों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, ऐसी मंजरकशी की जा रही है जैसे चंद दिनों में इसराइल हमला कर देगा, अमेरिका हमला कर देगा और सूरत हाल बदल जाएगी। इसराइल को मार पड़ी थी, ठीक है, ईरान का नुकसान ज्यादा हुआ था, लेकिन चूंकि इसराइल एक छोटा मुल्क है और जिस स्केल के ऊपर ईरान ने नुकसान पहुंचाया, इतना आसान नहीं होगा कि इसराइल एकदम फिर हमला कर दे। और जब तक वो अमेरिकन को इन्वॉल्व नहीं करते, अगर फॉरेन इंटरवेंशन हो भी जाती है तो ईरान की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हुकूमत का जो फॉल होना इतना आसान नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये जो मज़ारे हैं कुछ टाइम लग सकता है, दे वुड सबसाइड। लेकिन आप इस जो हमाकत है अमेरिका की और इसराइल की, उसको रूल आउट नहीं कर सकते। उस खित्ते के अंदर एक ऐसी स्टेट मौजूद है जो एक्सपेंड कर रही है, 7-8 मुल्कों पे उसने ऑलरेडी हमला किया है। और याद रखें, अगर खुदा ना खास्ता इरानियन गवर्नमेंट जो है फॉल होती है, तो जो कि इसराइल के सामने एक किस्म की दीवार बनी हुई है, उसका अगला निशाना पाकिस्तान है। पाकिस्तान के खिलाफ टैक्टिक्स मुख्तलिफ होंगे। ये कि न्यूक्लियर स्टेट है, वो हमारे इंटरनली जो क्योस है उसको क्रिएट करेंगे और उनकी ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है। आप इसको ये समझ लें कि इसराइल के बॉर्डर्स जो हैं वो बलूचिस्तान के साथ आ जाएंगे। तो इसलिए ईरान को इस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और मैं यहां तक कहूंगा कि बिहाइंड द सीन मिलिट्री सपोर्ट की भी जरूरत होगी। अगर खुदा ना खास्ता इसराइल और या अमेरिका की हमाकत करता है, ये स्ट्रेटेजिक गेम है, उसमें हमें कतई तौर पे अपने इंटरेस्ट को फोरगो नहीं करना चाहिए। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि ईरान और अफगानिस्तान, ये दोनों आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स हैं, आपकी उनके साथ डिसएग्रीमेंट्स हो सकती एंड इजराइल सिंपली डजंट फील कंफर्टेबल विद। तो हमें किसी भी स्केल के ऊपर दरपर्दा या अदरवाइज
टूल नहीं बनना चाहिए इन हुकूमतों को खत्म करने में। सही। और जो ब्रॉडर पिक्चर है वो यही है कि ये मज़ारे हकीकत है, वहाँ पे बहुत बड़े मसाइल हैं मईशत के, और मेरा ख्याल ये है कि सूनर लेटर इरानियन गवर्नमेंट इन मज़ारों को किसी न किसी तरह मैनेज कर लेगी, और ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जी कि देखिए अगर आप मुजाहिरीन पे आपने जो है उनकी खिलाफ कोई यूज़ ऑफ फोर्स किया बड़े पैमाने के ऊपर तो हम इंटरवेंशन करेंगे। और अगर वो डेमोक्रेसी की बात करें, कौन सी डेमोक्रेसी की बात करें? अमेरिका तो किसी का ना कानून को समझता है ना वो डेमोक्रेसी उनका मसला है। उनका बुनियादी देखिए इस वक्त इस बुनियादी मसला अमेरिका का ये है कि वो श्रिंक तो कर रहा है लैटिन अमेरिकन स्टेट में, लेकिन एक चीज उसकी एक्सेप्शन है, इसराइल को उसने प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ज़ियोनिस्ट नेटवर्क ने पूरे के पूरे निजाम को, व्हाइट हाउस को, वेस्टर्न गवर्नमेंट को बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। अब जो पब्लिक ओपिनियन इंटरनेशनल इतनी ज्यादा इसराइल के खिलाफ हो गई है, उसकी वजह से नो दे आर ऑन डिफेंसिव, लेकिन इस लेवल पे डिफेंसिव नहीं है कि इसराइल का एजेंडा फॉलो ना करे। सही, ठीक है। मैं राणा साहब आपने जिन पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू की, फैसल शाह साहब से इस बारे में बात करना चाहूँगा। फैसल शाह साहब, सबसे पहले आपने कहा कि तीनों की तरफ से कोई ऐसे साइन नहीं है कि हमला किया जा सके या वो हमला करने वाले हैं, तो ट्रंप के बयान को आप अज़र तफन्नुन लेते हैं कि उन्होंने जो कहा कि मैं हमला कर दूंगा या अमेरिका हमला कर देगा अगर इनके ऊपर फोर्स जो है अप्लाई की गई? दूसरी बात यह है कि सब्सिडी देने का भी ऐलान किया गया था $7 की तमाम शहरियों को जब तक हालात बेहतर नहीं होते, तो क्या वो सब्सिडाइज जो रकम थी वो कम थी जिसकी वजह से इनके अंदर शिद्दत आई है, या उसके मामलात कुछ और दिखाई देते हैं? देखिए, जहां तक ट्रंप की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि मैं हमला नहीं करूंगा बल्कि मुदाखलत करूंगा, और उन्होंने कहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम वहां मुदाखलत करेंगे जहां सबसे ज्यादा तकलीफ होगी ईरान। सर, रेडी एंड लॉक्ड जो है हो सकती है वो सर, लॉक्ड का लफ्ज मुदाखलत में आता है सर? नहीं, लॉक्ड का मतलब यही है ना कि वो बिल्कुल फोकस है इस वक्त ईरान पे और तैयार बैठे हुए हैं। ठीक, तो वो डिप्लोमेटिक भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है। ठीक, उसमें जरूरी नहीं है कि वो इसमें बाकायदा तौर पे मिलिट्री हमला करें। और देखें, जहां तक वेनेजुएला के साथ अगर कोई ताल्लुक जोड़ा जा रहा है कि वेनेजुएला से ईरान को मैसेज मिला है और उस तरह का कोई ऑपरेशन यहाँ हो सकेगा, मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों में बहुत ज्यादा फर्क है। ईरान की जो फौजी ताकत है वो वेनेजुएला के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। ईरान जिस रीजन में रहता है उस रीजन में और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि ईरान के दोस्त हैं, हलीफ हैं, और उनमें ताकत भी है। तीसरी चीज ये कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है, बल्कि वो एक रिलीजियस लीडर भी हैं, और उनकी रिलीजियस फॉलोइंग ना सिर्फ ईरान में है बल्कि ईरान के बाहर भी। तो जरा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है यूएस के लिए ईरान में उस तरह की कार्रवाई करना जिस तरह की वेनेजुएला में की गई है, और या फिर बाकी लैटिन अमेरिका के मुल्कों में 1989 में भी की गई थी। तो उस तरह की जरा मुश्किल है यहाँ पे करना। हाँ बिल्कुल, ये जो सोशल मीडिया पे कंटेंट चलाना है या कोई डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल सपोर्ट देनी है या इकोनॉमिक सैंक्शंस को मजीद टाइट करना है, ये चीजें जरूर उनके हाथ में है जो कि वो कर सकते हैं। ठीक, उनके हाथ में है जो कर सकते हैं। राणा साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस वक्त जिस तरीके से बैनुल-अक़वामी तौर पर नैरेटिव बनाया जा रहा है, जितने भी बड़े आप मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स उठा के देख लें या सहाफ़ती जरीदे देख लें, उसमें यही बात की जा रही है कि ईरान के ऊपर मजीद तन्हाई भी मुसल्लत हो सकती है और अंदरूनी तौर पे चेंज आ सकता है। तो उस नैरेटिव पे दीगर ममालिक की आरा क्या होंगी? देखिए, ये ओबामा के दौर में भी और इस किस्म के मज़ारे हुए थे, तो इसी किस्म के उनके बयानात आ रहे थे। देखिए, इंटरनेशनली जो भी नैरेटिव बन रहा है, ईरान के बारे में एक नेगेटिव शेड दिया जाता है पूरे मगरब के अंदर, और ईरान के बारे में कहा जाता है कि ईरान ने जो सेक्टेरियन ग्राउंड्स के ऊपर एक प्रॉक्सीज को जो है प्रमोट किया मिडल ईस्ट के अंदर, और जो एक बदकिस्मती से एक बड़ा फेक नैरेटिव डेवलप किया जाता है जो इसराइल करता है कि जो पूरी का पूरा मसला है जो इस फ़लस्तीन का, ये दहशतगर्दी का है और इस दहशतगर्दी के पीछे ईरान है। यह बिल्कुल मिसलीडिंग नैरेटिव है। जो बुनियादी मसला है वो फ़लस्तीनियों की आज़ादी का है, और वो
उनके ऊपर जो है 70-80 साल से कब्जा किया हुआ इसराइल ने। ईरान जो है उसको सपोर्ट कर रहा है और बहुत सारे दूसरे ममालिक भी किसी न किसी शक्ल में सपोर्ट कर रहे हैं। तो ईरान को आइसोलेट करके टारगेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो ईरान किसी न किसी फॉर्म में वेपन सप्लाई करता था, फंडिंग देता था बहुत सारे रेजिस्टेंस ग्रुप्स को फ़लस्तीन के अंदर, उसको ख़त्म किया जाए और जो फ़लस्तीनी हैं उनको गज़ा से और वेस्ट बैंक से इन्हें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ से उनको सोमाली लैंड और बाकी जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं ख़ास तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज़ में वहाँ पे भेजा जाए। ये उनका असल प्लान है और जो पब्लिकली एक इंटरनेशनली नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि नहीं, ईरान का असल मसला ईरान है फ़लस्तीन के ऊपर, अदरवाइज यहाँ पे कोई बड़ा मसला नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि वो जो नैरेटिव है इसराइल का वो बिल्कुल पूरी तरह इंटरनेशनली जो है फारग हो चुका है। जो जेनोसाइड है वो लाइव स्ट्रीम हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, इट हैज कंप्लीटली टर्न्ड अगेंस्ट अपार्थाइड इजराइल। तो ब्रॉडर पिक्चर ये है कि जो अभी जो सूरत डेवलप हो रही है यूरोप के अंदर, आप ऐसी चीजें सुनेंगे वो आपको इसराइली जो स्टांस है उसको इंडोर्स करते हैं। अमेरिका के अंदर ये चीज मौजूद है, लेकिन अमेरिका के अंदर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई आपकी ईरान के साथ क्या दुश्मनी है। यानी अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर जो है वो अमेरिका के अंदर भी मौजूद है। मुखालिफ आवाजें अगर मुखालिफ आवाजें होंगी तो क्या अमेरिका के अंदर पूरा निजाम जो है वो लपेट दिया जाएगा? ये एक बुनियादी उनसर है कि मगरबी मीडिया के अंदर क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है। जावेद राना साहब और फैसल शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। ताइवान के मामले के ऊपर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक जानिब चीन के सदर शी जिनपिंग के बारे में नरम लहजा इख्तियार करते दिखाई देते हैं तो दूसरी जानिब वो ये दावा भी करते हैं कि उनके दौरे सदारत में चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। ये बज़ाहिर एक पुरएतमाद बयान है, मगर आलमी सियासत में ऐसे जुमले अक्सर हकाइक से ज्यादा ख्वाहिशात की अक्कासी करते हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब ताइवान के गिर्द बढ़ती हुई कशीदगी, अमेरिका की हालिया अस्करी कार्रवाइयां और चीन का सख्त होता मौक़िफ़ एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि चीन ने अगर ताइवान की मौजूदा हैसियत में कोई यकतरफा तब्दीली की तो वो उस पर सख्त नाखुश होंगे। यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका ने गुज़श्ता माह ही ताइवान को अरबों डॉलर मालियत का असलहा फराहम किया, जो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मजीद हसास बना रहा है। चीन की नजर में ताइवान एक अलहदा मुल्क नहीं बल्कि उसकी अपनी सरजमीन का हिस्सा है। बीजिंग दहाइयों से एक चीन के उसूल पर जोर देता आया है और यह वाज़ेह कर चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो ताकत के इस्तेमाल का रास्ता बंद नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब ताइवान की अपनी मुंतखब हुकूमत है, वहां की क़यादत की मौक़िफ़ रखती है कि जजीरे के मुस्तकबिल का फैसला उसके अवाम को करना चाहिए। यही तजाद इस तनाज़े को महज सिफारती इख्तलाफ की बजाय एक मुमकिना आलमी बहरान में तब्दील करता है। इस पूरे मंजरनामे में एक नया उनसर वेनेज़ुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई है। चीन ने इन इकदामात पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अमेरिका पर बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया। चुनाचे चीन की जानिब से ताइवान को कारी ज़रब लगाने की धमकी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई। बीजिंग ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जजीरे पर आज़ादी के हामी अनासिर ने अगर कोई ऐसी हरकत की जिसे रेड लाइन उबूर करना समझा गया तो चीन फैसलाकुन इकदाम करने से गुरेज नहीं करेगा। यह जुबान महज सिफारती दबाव नहीं बल्कि उस फौजी हिकमत अमली की याद दहानी भी है जिस पर चीन गुज़श्ता कई वर्षों से खामोशी से काम करता आया है। दूसरी जानिब अमेरिका की पोजीशन बज़ाहिर मुबहम मगर अमली तौर पे वाज़ेह है। वाशिंगटन ताइवान को तस्लीम तो नहीं करता मगर अपने कवानीन के तहत उसे दिफाई सलाहियत फराहम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। यही वजह है कि ताइवान को असलहे की फराहमी और सियासी हिमायत का सिलसिला जारी है जिसे चीन अपने दाखिली मामलात में मुदाखलत करार देता है। चीन के लिए ताइवान का मामला सिर्फ जुग्राफियाई नहीं बल्कि कौमी शनाख्त और तारीखी बयानी का हिस्सा है। ऐसे में किसी भी बैरूनी इकदाम या फिर मिसाल को वो अपने बयानिए के हक में या खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। चुनाचे असल सवाल ये नहीं कि चीन फौरी तौर पर ताइवान पर हमला करेगा, ये नहीं बल्कि यह है कि आया मौजूदा हालात ताइवान के मसले को एक खतरनाक मोड़ की तरफ धकेल रहे हैं। अमेरिका के इक़दाम, चीन के सख्त होते बयानात और खित्ते में बढ़ती अस्करी सरगर्मियां इसी बड़े सवाल के गिर्द घूमती दिखाई देती हैं जहां बयानात से ज्यादा अहम वो अमली हिकमत अमली है जो आलमी ताकतें इस वक्त पसे पर्दा इख्तियार किए। हमारे साथ एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब और जावेद राना साहब मौजूद हैं। फैसल शाह साहब, सर आप क्या समझते हैं कि बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ट्रंप का जो बयान है वो खुद एतमादी है लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो वो उससे मुतसादिम दिखाई देता है। तो आप क्या समझते हैं कि पसे पर्दा कोई ऐसी यकीन दहानी है कि उनके होते हुए चाइना ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा या फिर चाइना की पॉलिसी ही डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा एतमाद फराहम कर रही है? देखिए, चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है और यूएस को ये पता है कि चाइना की क्या वैल्यू है
मतलब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू और उसकी मिलिट्री वैल्यू दोनों चीजें उसको पता है, पॉलिटिकल वैल्यू भी चाइना की है। तो चाइना के साथ उस तरह का तसादुम तो यूएस नहीं चाहता। अगर चाहता होता तो यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी ना निकालता जिसमें उसने अपने हम ख्याल मुल्कों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए और उनको तैयार कर रहा है चाइना के खिलाफ खड़ा करने के लिए, जिसमें इंडिया भी शामिल है, भारत भी शामिल है। तो यूएस खुद तो तसादुम नहीं चाहता डायरेक्ट चाइना से। चाइना कहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है और इसने अल्टीमेटली मेरा पार्ट बनना है। और चाइना ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ताइवान रेड लाइन है मेरी, इस पे कोई बात नहीं होगी, और अगर कोई बैरूनी इसमें दबाव होगा या बैरूनी मुदाखलत होगी तो मैं उसका मुकाबला करूंगा। और चाइना उसके लिए तैयार भी है। हम चाइना की ताइवान के बारे में पॉलिसी को अगर आप रिव्यू करें तो उतार चढ़ाव रहा है चाइना और ताइवान के ताल्लुकात में, कभी अच्छे रहे कभी खराब रहे। लेकिन 2021 से अगर आप खास तौर पे देखें तो जब से नैन्सी पेलोसी साहिबा का विजिट हुआ था ताइवान का, उसके बाद से चाइना ताइवान पे बहुत ज्यादा फोकस है और उसके थोड़े से जारहाना अज़ाइम भी नजर आते हैं हमें। मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है ताइवान के पानियों में, पहरी जहाजों को जाके खड़ा कर देता है, उसके पास मिसाइल फायर करता है, रॉकेट्स फायर करता है, उसकी फजा में चाइनीज जहाज फजा को क्रॉस करते हैं। तो ये सब चीजें वो बता रहा है कि ये मेरी रेड लाइन है। और मैंने कोशिश तो ये है कि बगैर किसी जंग के, बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के ये शामिल हो जाए चाइना में, लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आया तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। चाइना किसी भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट में जाना नहीं चाहता है। आपने दुनिया के मुख्तलिफ वाकयात देखे जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चाइना शायद कोई जवाब देगा, कोई मुदाखलत करेगा, लेकिन चाइना ने हमेशा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अपोजिशन की है, लेकिन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में जाने की उसकी कोई उसकी हिकमत अमली नहीं है। जबकि अमेरिका चाहता है कि चाइना एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट में आए किसी भी जगह, यानी अमेरिका की तरफ से प्रोवोक करने की कोशिश बार-बार की जाती है, लेकिन चाइना की पॉलिसी ऐसी नहीं है कि वो उस प्रोवोक करने की पॉलिसी पे अपनी पॉलिसी तब्दील कर ले। जावेद राणा साहब, अगर वेनेजुएला वाला मामला देखा जाए तो वहां पर हमें ये मालूम पड़ा कि तेल के पीछे तो अमेरिका गया ही गया, वो चाइना के पीछे भी गया था कि चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा था, $बिलियन की सरमायाकारी वहां पे हो चुकी थी और चाइना चुपके से तमाम सरमाए के ऊपर कब्जा कर चुका था। तो अगर ताइवान वाला मामला देखा जाए तो ये वेनेजुएला वाले मामले से किस हद तक मुख्तलिफ है? देखिए, दुनिया में इस वक्त कोई कानून नहीं है। यूएन अमलन खत्म हो चुका है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीजे अमलन खत्म हो चुके हैं, जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए क्योंकि उसने जो इसराइल ने जेनोसाइड किया है उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग्स दे दी। सही। तो जो ब्रॉडर पिक्चर ये है कि ऐसी सूरत हाल कि जब इंटरनेशनल कानून ना हो, ऐसी सूरत हाल जब दर्जनों जो यूएन के एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी फंडिंग अमेरिका ने बाय एंड लार्ज बंद कर दी है। तो मुझे ये लग रहा है कि एक नया इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और उसको जारी इवॉल्व करने से पहले जरूरी है कि जो मौजूदा सिस्टम है इसको वो तबाह किया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में जब अमेरिका किसी की नहीं सुन रहा, लैटिन अमेरिकन में उसने जिस अंदाज में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया है और अभी जो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, मैक्सिको को दिए जा रहे हैं, क्यूबा को दिए जा रहे हैं, कोलंबिया को दिए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि शायद वो थ्रेट से ज्यादा आगे ना जाए, क्योंकि बुनियादी जो वजह है अमेरिका की पॉलिसी अब ये है कि रशिया को चाइना से अलहदा करना है। रशिया का एक और चाइना का एक इनफॉर्मल मिलिट्री और इकोनॉमिक अलायंस मौजूद है, वो ब्रिक में है, वो एससीओ में है। और अमेरिका को सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि अगर अल्टरनेटिव करेंसी डेवलप होगी ब्रिक की, एससीओ की प्लेटफॉर्म से, खासतौर पर ब्रिक के प्लेटफॉर्म से, तो अमेरिका का डॉलर खत्म हो जाएगा। और जिस दिन अमेरिका का डॉलर खत्म हो गया तो अमेरिका की जो पावर है, एक्सटेंडेड पावर्स हैं, एक्सपेंडेड पावर्स हैं, वो काम नहीं कर सकेगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई थिंक एक तो चाइना का रास्ता रोका जा रहा है लैटिन अमेरिकन में, क्योंकि बीआरआई प्रोजेक्ट्स सारे के सारे वहां पे मौजूद हैं, रेल्स हैं, रोड्स हैं, सारा के सारा चाइना ने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। लेकिन चाइना और रशिया की वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस रही है। कभी भी ये दोनों मुल्क इस लेवल पे नहीं जाएंगे कि अमेरिका को मिलिटरीली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर रोके, ये उनकी डोमेन नहीं है। रशिया का जो टारगेट है कि उसने यूक्रेन का मैक्सिमम एरिया जो है और खास तौर पे जो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन का एरिया, उसको उन्होंने रिटेन करना है हर सूरत हाल में। इस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अब चाइना
कि अगर एग्रेसिव पोस्चरिंग कहीं नजर आती है दुनिया भर में तो सिर्फ एक जगह है, ताइवान। वो उनका अपना हिस्सा समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चाइना ऐसी सूरत हाल है कि वो हमला कर दे। आप इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना बार बार ड्रिल्स कर रहा है, सिचुएशन को डिसेंसिटाइज कर रहा है, और पता नहीं कब किस वक्त क्या हो जाए। अगर चाइनीज कोई हमला करेंगे तो अपनी पूरी तैयारी के साथ करेंगे, और फिर उसका मतलब ये है कि उसको अनेक्स करेंगे। लेकिन अभी इट इज स्टिल प्रीमेच्योर। जो बड़ी गेम दुनिया भर में खेली जा रही है वो अमेरिका की गेम ये है कि अमेरिका इस वक्त मिलिट्री डोमिनेंस से अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहा है, और चाइना चूंकि अगर ये सारी सूरत इसी तरह रही तो आने वाले 5-6 सालों में चाइनीज इकोनॉमी वुड बी द बिगेस्ट इकोनॉमी। तो चाइना की जो मीशत है वो दुनिया की बड़ी मीशतों में शुमार हो जाएगी, और इसी वजह से अमेरिका को डर है। अमेरिका का कर्जा बढ़ता चला जा रहा है और वो अपनी मिलिट्री डोमिनेंस से पूरी दुनिया की जो मीशत है उसको हिला के अपनी मीशत को इस्तेहकाम देना चाहता है। बहुत शुक्रिया जावेद राना साहब, रिटायर्ड फैसल शाह साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में डोनाल्ड ट्रंप के गैर मुतवक्के इक़दाम की वजह से एक गैर यकीनी मोड़ पे वेनेजुएला की इस वक्त हुकूमत खड़ी है। वेनेजुएला में सदर मदारो और उनकी अहलिया को उनके कलानुमा महल से गिरफ्तार करना सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये अमरीकी खारजा पॉलिसी में धमकी और अमल के इम्तजाज की वाज़ेह मिसाल थी। इससे ये जाहिर होता है कि ट्रंप अपनी धमकियों पर अमल करते हुए असर और रसूख बढ़ाने के लिए तैयार है, और ये सिलसिला सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा। ट्रंप की तवज्जो अब ग्रीनलैंड के ऊपर मरकूज है, जो शिमाली बहरी ओकियानूस में अपनी जोग्राफियाई और मादनी अहमियत की वजह से अमरीका के लिए एक मरकजी मकाम बन चुका है। अमरीका पहले ही यहां पे एक फौजी अड्डा रखता है, मगर अमरीकी सदर ये चाहते हैं कि पूरा जजीरा उनके कंट्रोल में हो, ताकि शिमाल में रूस और चीन की सरगर्मियों पर निगरानी रखी जा सके। उन्होंने खुद अपने एक हालिया बयान में कहा कि रूस और चीन को रोकने के लिए ग्रीनलैंड को अपनी मिल्कियत में लेना अमरीका की जरूरत है। ग्रीनलैंड की मादनियात स्मार्टफोन्स, बरकी गाड़ियों और फौजी साजो सामान के लिए अहम है, और मौसमियाती तब्दीली के सबब बर्फ पिघलने से नए जहाजरानी के रास्ते खुल रहे हैं, जो इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को मजीद बढ़ा देते हैं। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म जेनिस फ्रेडरिक नेल्सन ने ट्रंप के दावों को खुशफहमी करार दिया और कहा कि इल्हाक या दबाव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि डेनमार्क के वज़ीर आज़म मैट फ्रेडरिक्सन ने भी कहा कि यह गैर संजीदा तस्वुर है, लेकिन अमरीकी सदर ने यह वाज़ेह किया है कि वो जजीरे के हवाले से हर ऑप्शन खुला रखेंगे, जिसमें खरीदारी या दीगर ऑप्शंस भी शामिल हैं। अमेरिका की निगाहें सिर्फ ग्रीनलैंड पर मरकूज नहीं। कोलंबिया में सदर गुस्तावो पेट्रो को पहले खबरदार करने के बाद व्हाइट हाउस में मदऊ करना इस बात का इशारा है कि वाशिंगटन खत्ते में अपनी दिलचस्पी और असर और रसूख को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जबकि क्यूबा, मैक्सिको और ईरान के बारे में भी वो अपनी पॉलिसी के तहत मुमकिना इकदाम पर गौर कर रहा है। क्यूबा अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के करीब है और इक्तसादी तौर पर वेनेजुएला के हालात से मुंसलिक है। मैक्सिको गैर कानूनी नकलो हमल के मसाइल के बायस वाशिंगटन के लिए हसास है, और ईरान मशरक़ वस्ता में अमरीकी मफादात के लिए एक मुस्तकिल खतरा है। चुनाचे ये सब मुमालिक इस सवाल को मजीद अहम बनाते हैं कि अगला मुमकिना हदफ कौन सा हो सकता है, मगर इस वक्त ग्रीनलैंड सदर ट्रंप की तवज्जो का मरकज है। ग्रीनलैंड में अमरीकी दिलचस्पी, जजीरे की मादनी दौलत और शिमाली पानी के नए रास्तों की अहमियत अमरीकी खारजा पॉलिसी की जारहाना समत को वाज़ेह करती हैं। वेनेजुएला में कार्रवाई, ग्रीनलैंड के मुमकिना कंट्रोल के इंदिए और दीगर मुमालिक के हवाले से अमरीकी गौर फिक्र एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जहां असर और रसूख बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक अहमियत कायम रखने की कोशिशें एक दूसरे के साथ जुड़ती नजर आती हैं। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, इस वक्त मौजूदा मंजरनामे में आप अमरीकी इकदाम को सिर्फ फौजी ताकत या धमकी समझते हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि सियासी तवाज़ुन और खित्ते में असर और रसूख की नई जहद लिखी जा रही है? ये दूसरी जंग अजीम के बाद जब अमेरिका एज ए विक्टर सामने आया ना, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए और जीत गए, तो उस वक्त से ही जंगल का कानून है दुनिया में। असली बात ये है, उसकी वजह ये है कि फिर जब इन्होंने 1948 में यूएनओ बनाई तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल रखी, उसमें वीटो पावर अपने पास रखी, तो वो भी मतलब उसको कोई फायदा नहीं है। आपने देख लिया कि क्या होता रहा उसके बाद। तो ये कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम में ही हमने मोनरो, जो इनका डॉक्ट्रिन था उसके मुताबिक, मोनरो इनका प्रेसिडेंट था, उसने कांग्रेस को यूनिलैटरली कहा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे हमारा कंट्रोल होगा। तो दैट इज व्हाट दे आर नाउ एक्सरसाइजिंग ओवरऑल, वेनेजुएला, मैक्सिको, कनाडा, ये वो वगैरह। लेकिन ये जो ग्रीनलैंड का एरिया है, इस पे जो अमेरिका का कोशिश हो रही है
पहली कोशिश 1876 में हुई थी, फिर से 1867, फिर 1910 में, 1940, 1955, 2004 में भी, और वगैरह वगैरह। तो अभी इसकी क्या, वाई इज ही डूइंग, देखिए इसके दो बड़े इंटरेस्ट हैं। एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सही। चूंकि आपके नाजरीन भी सुन के ये हैरान होंगे कि ग्रीनलैंड के ऑफशोर 17.5 बिलियन बैरल्स जो है वो ऑयल मौजूद है, 4.2 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर इसके अंदर नेचुरल गैस है, और रेयर लार्जेस्ट अंडरग्राउंड जो मिनरल एलिमेंट्स हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना के पास है, उसके बाद ग्रीनलैंड के अंदर है। ठीक। ये तो है इकोनॉमिक साइड। दूसरी है स्ट्रेटेजिक साइड, कि ये चाह रहे हैं कि रशिया या चाइना, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया, कि यहां से यूज करके ना आए, तो ये एक लाइन खींचना चाहते हैं ग्रीनलैंड, आइसलैंड और नॉर्थ जो है बरतानिया, जो स्कॉटलैंड के साथ लाइन मिलती है, ठीक। कि हम इसको ब्लॉक वो करना चाहते हैं। आल्दो दूसरी जंग अजीम के बाद जब डेनमार्क दूसरी जंग अजीम में फॉल हो गया, जर्मन ने कब्जा किया, तो ये ग्रीनलैंड इनके कंट्रोल में था, अमेरिका के। लेकिन बाद में चूंकि नेटो बना तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो ग्रीनलैंड है उन्हीं का एरिया, डेनमार्क आजाद हुआ तो उन्होंने कहा ये उधर ही रहेगा। इसके बाद 1953 के अंदर फिर ये उनको वापस हो गया। तो अभी सर वहां पे एक एयर बेस भी तो है ना, मेरे ख्याल से ठ्यूल नाम है उसका, या ठ्यूले नाम है उसका, जो एक कायम की गई। अब बज़ाहिर वो डेनमार्क के कंट्रोल में है, तो वो तो दूसरी जंग अजीम या सोवियत यूनियन के वक्त में भी उधर से आने वाले मिसाइल्स को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो उस एयर बेस की ज्योग्राफियाई जो हैसियत है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए बात ये है ना कि आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका के इतने बड़े कॉन्टिनेंट को कोई खतरात हैं, लेकिन इन्होंने ये बहाना बनाया हुआ है। मेन रीजन जो है, स्ट्रेटेजिक तो अपनी जगह पे है, लेकिन उससे भी ज्यादा इकोनॉमिक का रीजन है और इन्फ्लुएंस का रीजन है। ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं ना, और अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये अभी उभरता देख रहे हैं। रूसो चाइनी जो कोलेशन है और चीन की जो तरक्की हो रही है, तो उससे ये है। इनकी बहुत बड़ी बेस है ग्रीनलैंड के अंदर। इस वक्त अमेरिका की दुनिया के अंदर 800 बेसेस हैं, मिलिट्री बेसिस। आप देख क्लस्टर्स है, मिडिल ईस्ट के अंदर भी है, आपके फॉर ईस्ट के अंदर भी है, हर जगह के ऊपर इन्होंने, यूरोप के अंदर भी है, तो उधर भी आपने रखी हुई है, तो इधर भी आप डर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो। ये एक्सपेंशन का डिजाइन है। अगर ये ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेता है तो ये दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट कंट्री रशिया के बाद ये बन जाएगा। तीसरी बात ये है कि दुनिया का जो पानी है, एंटार्क्टिका के बाद 2/3 दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है वो आइसलैंड, ये जो ग्रीनलैंड और इस एरिया से पूरी हो सकती है। सही। तो मतलब है ये उसके मिले जुले। एंड सेकेंडली दे जस्ट नो कि इनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। नहीं सर, आप जनरल साहब एक चीज बताइए, डेनमार्क इसके ऊपर अग्री नहीं करता, वो कहता है ये दीवाने का ख्याल है। अगर ये इस तरीके से होता है तो फिर नेटो का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए ऑब्वियसली नेटो को तो जूते की नोक पे ये लिख रहा है ना। अभी तो वही है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज भी इस फेवर में नहीं है कि ये इस तरह करके ग्रीनलैंड के ऊपर आ जाए। नेटो के और भी मेंबर्स हैं, तो नेटो ऑलरेडी इसने उसकी अहमियत खत्म की हुई है। नंबर 2, अगर ये इस तरह की इंट्रूजन करेगा तो फिर और उसकी वो कुछ नहीं रहती। नेटो वालों को पता है कि मेन स्ट्रेंथ उनकी भी अमेरिका है, और वो भी कोई इतने उनके मतलब है पांव जो है वो मजबूत नहीं है, बट ये उखड़ सकते हैं, और उखड़ गए तो वहां इंपैक्ट ज्यादा फिर चाइना का और रशिया का भी होना शुरू हो सकता है। तो इसलिए अमेरिका की ये पॉलिसी दूररास पॉलिसी नहीं है। ये देखिए कितनी एम्पायर्स आई हैं, रोमन एम्पायर थी, फारस की थी, आपकी ये जो टर्किश एम्पायर थी, ऑटोमन्स की, हर कमाले राज वाले। लेकिन चूंकि ट्रंप चाहता है कि अपने इस टाइम में ये इस तरह की कुछ करे, तो ये अगर ऐसी हरकत करेगा तो
प्रॉब्लम होगा। ऑलरेडी वेनेजुएला में जो कुछ किया उससे दे आर गेटिंग ए बैड प्रेस और हर तरफ से, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं है। बट वन हैज टू बी केयरफुल। यू सी, अगर ये जंगल का कानून जो चल रहा है इसी तरीके से इनको कोई रास डाली ना गई तो फिर सदर्न हेमस्फीयर जो ग्लोब साउथ है, ग्लोबल साउथ, वो भी वरीड होगा कि यहाँ भी इसका मतलब है जो बड़ा मुल्क उठ के छोटे मुल्क पे, इंडिया के मालदीव भाई मेरे पास आ जाए, श्रीलंका भी आ जाए, भूटान भी आ जाए और असम भी आ जाए, और इसलिए फिर तो कहाँ आप चले जाएंगे। सर ये बताइए कि ये जो वेनेजुएला वाला मामला हुआ है और उसके बाद ग्रीनलैंड के बारे में बातें होना शुरू हो गई, फिर क्यूबा के बारे में बातें होना शुरू हो गई, फिर मैक्सिको के बारे में बातें होना शुरू हो गई, कोलंबिया के बारे में बातें होना शुरू हो गई, तो आप क्या समझते हैं कि माइट इज राइट यानी साम्राज्यी तसल्लुत का दौर फिर से शुरू होने वाला है, या फिर बस एक इकदाम था, ये हो चुका, अब टेस्टर ही लगाए जा रहे हैं, जहां पे टेस्टर कामयाब हुआ जिसका हुआ वो कर लेगा? या ये नियो लिबरलिज्म जो है ना ये है, और इन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाया है। अभी अमेरिका कहता है कि ग्रीनलैंड का जो है ना, ये राइटर्स के मुताबिक कि अमेरिकन का ख्याल है कि ये ब्लैक होल है इन अवर नेशनल सिक्योरिटी की जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर, और हम चाहते हैं कि हम अभी आज ही मेरे ख्याल है ये कल ट्रंप ने भी ये कहा है कि जी उधर से रशियन जहाज आ सकते हैं फलाना। भाई उनका अभी आपसे क्या मुकाबला है? आप बड़ी एक सुपर ताकत रहे हैं एवर सिंस सेकंड वर्ल्ड वॉर। आपने कोल्ड वॉर में भी आप ही डोमिनेट करते रहे ताकि सोवियत यूनियन जो है वो डिसमेंबर हो गया। इसके बाद अभी तो आपकी रोक टोक है ही नहीं। आपने लीबिया, सीरिया, इराक, आपने तबाह बर्बाद वियतनाम के ऊपर, अफगानिस्तान, कोरिया के अंदर, हर जगह के ऊपर आपने वो मारा है। तो इसलिए अभी ये जो पॉलिसी है ये इस तरह चलेगी नहीं। कंट्रीज को आप दबा के तो बंद नहीं कर सकते, फिर उनकी आज़ादी की मूवमेंट्स चलनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी साउथ अमेरिका का भी सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वो कहते हैं ये हमारा जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कंट्रोल के बहाने के वो इनकी जो है डॉक्ट्रिन उसके मुताबिक ये हमारे ऊपर भी चढ़ाई कोलंबिया करेगा तो नीचे आता जाएगा। तो इसलिए सारे वरीड होंगे, बट दे कांट रियली डू बिकॉज America is not that strong today. It is not in the real sense a unipolar world now. It is in transition. यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरह है, लेकिन मल्टीपोलर वाले अभी इतने मजबूत सामने होके या उनकी पॉलिसी नहीं है, उनकी पॉलिसी इतनी मजबूत होके नहीं आई। वक्त बदल रहा है और वक्त बदलने के साथ साथ जो ताकत दरकार होती है वो ताकत इस वक्त अमेरिका के पास अभी मौजूद। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।